आज बहुत ही अच्छा लगा। हार्दिक के लिए मुंबई इंडियंस का पूरा क्राउड चीयर कर रहा था। जी, तो बात करते हैं आज जो मैच हुआ है मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स की। और जैसे मैंने बोला कि आज हार्दिक पांड्या के लिए पूरा वानखेड़े स्टेडियम इतना चीयर कर रहा था कि उनका कैप्टन है, और वो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि पिछले साल जो उनके साथ हुआ था पूरा सीज़न उनको इतना बू किया था लोगों ने और इतना डिसरिस्पेक्ट किया था एक तरीके से कि बहुत ही गंदा लग रहा था। और अब जब वो वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हो गए और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं तो अब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो देख के अच्छा लगा। तो आज अगर मैच पे आते हैं तो टॉस मुंबई इंडियंस ने जीत लिया था और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया था, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिसीजन था क्योंकि वानखेड़े की पिच जनरली बैटर फ्रेंडली होती है और वो सपोर्ट करती है। थोड़ा बॉल स्विंग वगैरह होता है पर अच्छी एक पिच होती है, ट्रू पिच होती है, मतलब बाउंस एक नॉर्मल बाउंस रहता है, अच्छा बाउंस रहता है और चेस करने के लिए भी ये ग्राउंड अच्छा है अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर जाओ। पर मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन था और जिस हिसाब की पिच लग रही थी वो ऐसा लग रहा था, जो कमेंटेटर्स भी बता रहे थे कि जो क्यूरेटर से बात की गई तो बोला कि 220 की पिच लग रही है। पर जब वो बॉलिंग करने जब आए, मुंबई इंडियंस ने बॉलिंग स्टार्ट करी, तब थोड़ा फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वो टर्न भी हो रही है, रुक भी रही है, तो शायद 180 190 भी अच्छा स्कोर हो सकता था। पर अगर बैटिंग की बात करते केकेआर की तो वो पहले ही ओवर में सुनील नारायण को लॉस कर गए। मतलब बोल्ट ने इतना अच्छा बॉलिंग किया, उन्होंने वो लाइन पकड़ के रखा और वो आउट स्विंगर करते रहे और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। उनको पता थी वो नरेन की क्या वीकनेस है, वो आउट स्विंगर बॉल्स उतने अच्छे खेल नहीं पाते और उन्होंने एक बॉल थोड़ा गुड लेंथ पे आगे करा था और ऐसा दिखाया था, लालच दिया था कि मैं आगे बॉल डाल रहा हूँ, आप आगे हट के मेरे को मार सकते हो। और फिर दूसरा बॉल उन्होंने काफ़ी एकदम फुल कर दिया, एकदम यॉर्कर लेंथ पे कर दिया और सुनील नारायण बोल्ड हो गए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग थी। और फिर सामने की साइड से दीपक चहर ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी और उन्होंने डीकॉक को आउट किया वहाँ पे। तो अश्विनी कुमार ने बहुत ही अच्छा कैच भी पकड़ा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो मुंबई इंडियंस ने इतने पैसे खर्च किए हैं ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर पे, उसका एक रीज़न है क्योंकि अगर आप आईपीएल के स्टैट्स देखोगे, टॉप विकेट टेकर्स इन पावर प्ले उसमें नंबर 2 और नंबर 3 पे आते हैं ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर। पहले नंबर पे भुवनेश्वर कुमार आते हैं और फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे ये दो बॉलर आते हैं। उनके पास ऐसे दो बॉलर्स हैं जो पावर प्ले में विकेट इतनी ले चुके हैं आईपीएल की हिस्ट्री में और इतने सक्सेसफुल बॉलर्स हैं वो पावर प्ले में। तो वो वही है कि इतना पैसा खर्च करने के पीछे एक दिमाग होता है और वो उनको आज उसका फल मिला, एक तरीके से रीपे किया बॉलर्स ने और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। और एक तरीके से केकेआर को पहले से ही बैकफुट पे डाल दिया था। दो रन पे 2 विकेट थी उनकी और उनके दोनों ओपनर्स आउट हो चुके थे जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स उनको देते हैं। उनका मिडल ऑर्डर पे प्रेशर आ गया था और वो रहाणे और रघुवंशी बाद में बैटिंग करने आए। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और कुछ शॉट्स भी लगाए, चौके छक्के मारे। वही है कि अभी मैंने देखा ये टीम्स जो सारी है वो एक ही पैटर्न से खेल रही है कि उनको बस अटैक करना है और बस रन्स बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो नहीं देख रहे कि वो रन्स बनाने के चक्कर में वो सारी टीम आउट ना हो जाए और बहुत ही कम ना स्कोर बने। एक जो रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है 160 170, अब तो वो स्कोर 180 190 होने लगा है कि 180 190 जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप मैच नहीं जीत पाओगे। तो वो स्कोर तो बहुत ही दूर हो जाता है जब आप इस तरीके की बैटिंग करते हो। मतलब केयरलेस अप्रोच लगा मेरे हिसाब से। जो इंटेंट के नाम पे बैटिंग करते हैं पर वो एक तरीके से केयरलेस अप्रोच है। मतलब और उनकी उसी चक्कर में पावर प्ले में ही 4 विकेट आउट हो चुके थे और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो आगे कंसोलिडेट कर पाए। और क्योंकि उनके पास ऐसे बैटर्स ही नहीं थे। एक रहाणे थे जो ऐसी इनिंग्स खेल सकते थे पर रहाणे भी उनका रोल ही वैसा है कि उनको रन्स मारने हैं, तेज़ रन मारने हैं और वैसे बैटिंग करनी है। तो वो वही है कि वो वापस से एक कोलैप्स हुआ और वो केकेआर की टीम उतने रन्स नहीं बना पाई नीचे से। और अगेन जो कल एसआरएच के साथ हुआ था कि इतनी सारी टॉप ऑर्डर की विकेट्स गिर गई तो उनको इम्पैक्ट प्लेयर में होल्डर को लाना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे केकेआर को भी इम्पैक्ट प्लेयर में मनीष पांडे को लाना पड़ा। जबकि यहाँ पे एक अगर प्रॉपर इम्पैक्ट प्लेयर होता तो वो वैभव अरोरा हो सकते थे सेकेंड इनिंग्स में। पर वही है कि उनका बैटिंग कोलैप्स कर गया तो उस वजह से उनको मनीष पांडे को लाना पड़ा ताकि थोड़े तो रन बने, क्योंकि वो मनीष पांडे जब आए तब ऑलरेडी केकेआर 60 ही रन पे था। तो वो उनकी ज़रूरत थी वहाँ पे कि वो थोड़े 25-30 रन बनाए ताकि थोड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल हो। और जब ऐसी मैचेस होती है तो मुझे एक ही याद आती है मैच जो 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल जो T20 का हुआ था वेस्ट इंडीज़ में।
वहाँ पे हमारी पावर प्ले में 3 विकेट गिर गई थी 34 रन्स पे, और वहाँ पे विराट कोहली ने कितना कंसोलिडेट किया था और कितनी अच्छी पारी खेली थी, वो अब हमको रियलाइज़ होता है जब ऐसी कोलैप्सेस होती है और 120 रन्स में टीम मतलब बंडल आउट हो जाती है, तब हमको रियलाइज़ होता है कि वो विराट कोहली और अक्षर की पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद जो नीचे से आके दुबे के रन थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे। और वो अगर वहाँ पे विराट कोहली ऐसे ही शॉट मार के आउट हो जाते तो क्या पता इंडियन टीम उस दिन 100 या 120 में ऑल आउट हो जाती और हम वो मैच हार जाते और वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। तो ऐसी इनिंग्स का महत्व अब ऐसी जगहों पे समझ में आता है। और ये सेम चीज़ उन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में भी करी थी पाकिस्तान के सामने, जब हमारी वापस से पावर प्ले में 4 विकेट गिर गई थी और तब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने कंसोलिडेट किया था और आगे लंबा गेम लेके गए थे और लास्ट में वो जिताया था मैच। तो वही है कि ऐसे एक प्लेयर भी होने चाहिए टीम में, सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो सिर्फ मारधार कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से वही है कि एक ऐसा प्लेयर भी होना चाहिए। ये आजकल की जनरेशन में बस ऐसा ही है कि आके पहले बॉल से मारो, जो कि मुझे सही नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आप रोज़ तो ये पैटर्न नहीं चलेगा आपका, कहीं ना कहीं फंसोगे। और ये हम चाहते हैं कि वो बड़े मैच में कहीं ना फंसे, कि सेमीफाइनल या फाइनल में ऐसी जगह पे ना फंस जाए। जो लीग स्टेज में या कोई बायलैटरल सीरीज़ में हार भी गए तो ठीक है, पर जब बड़ी टूर्नामेंट आईसीसी टूर्नामेंट्स होती है वहाँ पे टीम्स ऐसे फंसनी नहीं चाहिए। तो वो एक कंसर्न है जो हमको एक वॉच आउट करना पड़ेगा, और टीम इंडिया में भी कुछ ऐसा प्लेयर डालना पड़ेगा जो कंसोलिडेट कर सके। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि बॉलिंग की एमआई की, तो उसमें डेब्यूटेंट खिलाया था अश्विनी कुमार। तो अगेन मुंबई स्काउट्स को हमको सैल्यूट करना चाहिए कि अगेन वो एक बहुत ही रैंडम जगह से एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर एक तरीके से ढूंढ के लाए। वो मोहाली के रहने वाले अश्विनी कुमार, और वहाँ की कोई लोकल लीग में खेलते थे, वो रणजी वगैरह डोमेस्टिक भी नहीं खेले अभी तक, कोई लोकल लीग खेल रहे थे और वहाँ से पिक करके लाए। और मतलब बहुत ही अच्छा उनका एक्शन है, बहुत ही साफ एक्शन है और अच्छी स्पीड्स पे भी डालते हैं, 135 137 पे डालते हैं, और मतलब कंटिन्यूसली उस स्पीड पे डालते हैं और लेंथ भी अच्छा रखते हैं। मतलब वानखेड़े जैसा छोटा ग्राउंड में आप इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप को इतने अच्छे से आउट करो। और उन्होंने जो रसेल को आउट किया है बहुत ही प्लानिंग के साथ आउट किया। मतलब उन्होंने पहले 2 शॉर्ट बॉल डाले और उनको ये बता के रखा कि मेरा प्लान आपको शॉर्ट बॉल डालने का, और फिर उन्होंने एक आगे बॉल डाल दी जहाँ पे रसल मिस कर गए और बोल्ड हो गए। तो मुझे लगा कि एक दिमाग भी है उनके पास कि कैसे आउट करना है, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है। तो अगेन मुंबई स्काउट्स को ये हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ऐसे सालों से उन्होंने कितने प्लेयर्स लाए। हार्दिक पांड्या हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, तिलक वर्मा हो गए, फिर और भी नेहल वडेरा, नमन धीर, ये सारे टैलेंट्स वही ढूंढ के लेके आए हैं। तो वो अच्छे प्लेयर्स हैं। और फिर अगर नमन धीर की बात करता हूँ, आज उन्होंने फील्डिंग इतनी बढ़िया करी है, मतलब उन्होंने 1-2 कैच इतने सुंदर पकड़े कि बहुत ही बढ़िया लगा। हालांकि अश्विनी कुमार से 1-2 ड्रॉप हुए थे, पर ओवरऑल मुंबई की आज फील्डिंग देखोगे तो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करी थी। और फिर अगर देखते हैं कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग कैसी रही, तो वही था कि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया था। उन्होंने पहली जो स्टार्टिंग 11 थी उसमें रोहित शर्मा नहीं थे और वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आने वाले थे। तो वो इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं और ऐसा सोच रहे थे सब कि मुंबई इंडियंस ये मैच 10 ओवर के अंदर अंदर कंप्लीट कर देगा और नेट रन रेट बढ़ा देगा। और ऐसी उम्मीद थी कि रोहित शर्मा मुंबई में खेल रहे हैं, वानखेड़े में उनका होम ग्राउंड है और एक अच्छी पारी खेलेंगे। लेकिन अगेन रोहित शर्मा वापस से फेल हो गए, और जहाँ पे उनको एक छक्का मिल चुका था फ्री हिट पे, फिर भी वो उसको फ़ायदा नहीं उठा पाए और वो आउट हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे निक में नहीं लग रहे। हालांकि रोहित शर्मा के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है या इन फॉर्म है, उनका दिन होता है, वो खेलते हैं और बढ़िया खेलते हैं, वो फिर एक साइड कर देते हैं मैच को। पर वही है, और वहाँ पे स्पेंसर जॉनसन ने बहुत ही अच्छा पहला ओवर डाला था, लेकिन हर्षित राणा दूसरी साइड से बहुत ही गंदी बॉलिंग कर रहे थे एक तरीके से। मतलब उन्होंने इतने रन्स लीक करे, पहली उनकी 2 ओवर जो डाली उन्होंने 25+ रन्स उन्होंने कंसीड कर दिए थे। तो वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था रोहित शर्मा को, और पर वो फ़ायदा उठा नहीं पाए और वो जल्दी से आउट होके चले गए। तो मुझे लगा कि ये रोहित शर्मा यहाँ पे चांस मिस कर गए। हालांकि वो 10 ओवर की जगह शायद 12 ओवर में मैच जीत जाते, पर पहले 1-2 ओवर थोड़ा खेल लेते, बॉल देख लेते और फिर मारना चालू करते, तो रोहित शर्मा बाद में कैचअप कर लेते बहुत अच्छे से, वो हम सब जानते हैं। तो वहाँ पे वो एक चांस मिस कर गए। और दूसरी साइड रायन निकल्टन जो उनके ऊपर बहुत बैंक किया है मुंबई इंडियंस ने, वो उनकी साउथ अफ्रीका लीग में भी एमआई फ्रेंचाइजी से खेलते हैं।
तो आज उन्होंने स्टार्टिंग थोड़ा स्क्रैची किया था, एजिस पे कुछ चौके छक्के मिले थे, पर उसके बाद वो अच्छे ग्रूव में आए और उन्होंने अच्छे शॉट्स भी खेले और उन्होंने सुनील नरेन को अच्छे से टैकल किया, उन्होंने एक आध दो छक्के भी मारे उनको, तो बहुत ही अच्छा लगा। और वो वरुण चक्रवर्ती आज थोड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, उनको शायद मुंबई इंडियंस के बैटर उतना उन पर रिस्क नहीं लिया मेरे हिसाब से, कि उनको लगा कि कम टारगेट है तो उनको विकेट नहीं देते हैं और उनको बस थोड़ा सी ऑफ कर देते हैं सिंगल डबल लेके। तो इस वजह से भी हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती को इतने रन्स नहीं पड़े, उनको विकेट भी नहीं मिला, लेकिन तो वो एक मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात हो गई कि वरुण चक्रवर्ती को विकेट नहीं दिया और सुनील नरेन को भी विकेट नहीं दिया। और उसके बाद नंबर 3 पे विल जैक्स आते हैं। वो विल जैक्स भी उतने कोई खास लगे नहीं स्पिनर्स के सामने, तो वो थोड़े ऐसे ही लगते हैं कि वो मार देंगे, स्वीप्स मारेंगे तो रन बनेंगे, नहीं तो वो अच्छे सामने शॉट्स नहीं खेल पाते उतने अच्छे से। और उसके बाद वो आंड्रे रसल पे आउट हो गए। और उसके बाद सूर्या दादा आते हैं। सूर्या दादा तो वही है, वानखेड़े में खेल रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आता है वानखेड़े में खेलने को। और जो मैंने बताया था कि पिछली मैच जीटी के सामने उन्होंने जो रन बनाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो रन इनके लिए कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। और वो कॉन्फिडेंस उनका आज की बैटिंग में दिखा कि उन्होंने आते से ही आंड्रे रसल को वो जो पीछे शॉट्स मारते हैं, वो सुपला शॉट मारते हैं, वैसे एक छक्का भी मारा। तो वो तभी मारते हैं जब वो उनके पास कॉन्फिडेंस होता है, तो वो दिख रहा था कि आज उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस था और उन्होंने फिर वही आके दो छक्के मार दिए और एक दो चौके मारे और वो एकदम जल्दी में उन्होंने इनिंग्स को कंप्लीट किया और मैच जीत गए और मुंबई इंडियंस को 2 पॉइंट्स मिल गए। और मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही कंप्लीट गेम था कि अच्छी बैटिंग करी, अच्छी बॉलिंग करी, अच्छी फील्डिंग करी। बस एक कंसर्न था कि रोहित शर्मा को रन नहीं आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के रन आगे आने वाले एक आध मैच में आ जाएंगे शायद, और वो डेंजरस साइन हो जाएंगे जब रोहित शर्मा रन करने लगेंगे, तब ये मुंबई इंडियंस की साइड बहुत ही डेंजरस हो जाएगी। और आज हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि आज उनके पास एक मिडास टच जो बोलते हैं वो था, मतलब वो किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहे थे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जा रही थी। मतलब उनके हर बॉलर्स ने विकेट लिया और जब भी वो किसी बॉलर को लेके आते थे उन्होंने बहुत ही अच्छा ओवर डाला और विकेट लेके भी दिया। तो वो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी भी आज मुझे अच्छी लगी, तो उसकी भी तारीफ़ करना ज़रूरी है। तो बस आज के लिए बस ये इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरे वीडियो के। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।